मैग्नेट। मैग्नेट का बेसिक मतलब क्या है सर? जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले वो हमारे लिए क्या होएगा? तो वो हमारे लिए मैग्नेट होगा। ठीक है। अब देखिए, इस मैग्नेट की एक खास बात यह है कि आपका कोई सा भी मैग्नेट हो, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। अब पोल क्या चीज होता है? तो पोल इज बेसिकली दैट रीजन इन अ मैग्नेट जहां पर मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। मतलब किसी भी मैग्नेट में वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिक पोल। ठीक है। और किसी भी मैग्नेट में दो ऐसे रीजन हैं जहां पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, और उन दोनों को हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। इसका मतलब सर, आपका कोई भी मैग्नेट यूनिपोलर नहीं हो सकता। यू कैन नॉट हैव अ मैग्नेट विच इज यूनिपोलर। मतलब आप किसी भी मैग्नेट को चाहे कितना भी काट दो, इफ यू हैव टेकन अ मैग्नेट, अगर आपने कोई मैग्नेट लिया है, और ये वाला जो मैं मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार मैग्नेट। तो अगर आपने कोई भी मैग्नेट लिया है, इफ यू हैव टेकन एनी मैग्नेट, तो इस मैग्नेट को अगर आप कहीं से भी काट दो, कितना भी छोटा कर दो, तो इसमें फिर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल रीअरेंज देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि मैग्नेट कभी भी यूनिपोलर नहीं होगा। एवरी टाइम द मैग्नेट विल बी अ डाइपोलर। इसका मतलब सर, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैं ये कह सकता हूं कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब क्या है सर ये मैग्नेटिक डाइपोल? क्या कह दिया आपने? तो मेरी बात समझिए सर। आपने चार्ज के केस में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने ये पढ़ा था कि इफ देयर आर टू चार्जेस and one of which is negative, another one is positive, and they are separated by a small distance, so this arrangement of the two charges was called as electric dipole, if you remember, right? Yes, sir. इसी तरह से बेटा, मैग्नेट में वी ऑलवेज हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, बट स्ट्रेंथ वाइज दोनों सेम होते हैं। तो उसको हम क्या का नाम देते हैं? तो उसको, अगर हम हर मैग्नेट को देखें, तो एवरी मैग्नेट विल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अनडाउटेडली स्ट्रेंथ वाइज दोनों पोल सेम है ना? प्रॉपर्टी वाइज दोनों पोल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ें, मतलब इफ यू व्हेनेवर वी डिस्कस द नेचुरल मैग्नेट, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? आप उस केस में नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। मेरी बात पे ध्यान देना। पहले मैंने आपसे ये नहीं बोला कि नॉर्थ पोल इज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक चार्ज। कोई मैग्नेटिक चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ याद रखने का तरीका। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नॉर्थ पोल को आप वैसे ही ट्रीट कर ले जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में पॉजिटिव चार्ज था। मतलब जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती थी ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टी नॉर्थ पोल की वैसी ही होगी, आप आगे देखेंगे। और इसी तरह से सर, साउथ पोल को आप कैसे ट्रीट कर लें? तो साउथ पोल को आप ट्रीट कर ले एज अ निगेटिव चार्ज। इसका ये मतलब नहीं कि ये मैग्नेटिक चार्ज कहलाएंगे। मैग्नेटिक चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैग्नेट में कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी समझने के लिए आप नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह समझ लें, और साउथ पोल को आप निगेटिव चार्ज की तरह समझ लें, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका मतलब देखो बेटा, कि आपसे मैंने बोला कि चाहे मैग्नेट को जितना भी छोटा कर लो, एवरी मैग्नेट विल बी अ डाइपोलर। तो अगर मैग्नेट डाइपोलर है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो इसी अरेंजमेंट को तो हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। इसी तरह के अरेंजमेंट को, इक्वल एंड ऑपोजिट क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, तो इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। इसका मतलब है मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है, दैट विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूनिट ऑफ मैग्नेट विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आते हैं दूसरी बातों पे, कुछ और छोटे छोटे डिफिनेशन, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें लिखवा दूंगा। अब देखिए सर, मैग्नेटिक पोल्स आप समझ चुके हैं। मैग्नेटिक एक्सिस का क्या मतलब होगा? तो ऑब्वियस ही बात होगी कि मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब होगा द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मतलब जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर मैं ये एक लाइन ले लूं विच इज पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। और एक लाइन ऐसी ले लूं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। मैग्नेटिक equator, this is called as magnetic equator, this is called as magnetic axis। magnetic axis समझ चुके हो। magnetic equator में याद रखो, it is perpendicular to the magnetic axis and passes through the center of the magnet।
दूसरी बात, अगर आप एक बात और समझें, तो मैंने आपसे बोला कि मैग्नेट में हमेशा दो तरह, मतलब दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट रिमेंबर, किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ एग्जैक्टली उसके दो एंड्स पे नहीं होते हैं, दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द एंड्स, ज्योमेट्रिकल एंड्स ऑफ द मैग्नेट। पता नहीं सर क्या बोले, इस बात को समझाने के लिए मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि देखो, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है और सच दैट कि इस मैग्नेट की लंबाई ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो आपके जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, मान लो ये नॉर्थ पोल यहाँ है और इसका साउथ पोल यहाँ है, तो वो एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि दो पोल के बीच की जो दूरी है वो एग्जैक्टली उतनी नहीं होगी जितना मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ठीक है। तो ये जो दो पोल के बीच की दूरी है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। Yes, sir. इसको हम मैग्नेटिक लेंथ का नाम देते हैं। और ये वाला जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, मतलब जो एंड से एंड तक की दूरी है मैग्नेट की, उसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक लेंथ divided by geometric length of a magnet, obviously geometric length is greater than that of magnetic length, so this ratio has to be less than 1। तो इसका 0.84 is a general ratio कि किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का अगर हम रेशियो निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू 0.84। समझ आ गया ये बेसिक बेसिक पॉइंट? आगे बढ़े। Yes, sir. ये नोट करना सर एक second. करना है तो कर लीजिए। Done, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। कूलम्स लॉ इन इससे पहले भी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। अब आता है सर कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही थी, कूलम्स लॉ हमने यूज करा था। तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब यहाँ से आपको बिल्कुल लगेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स। देखिए, अगर आप किसी भी दो मैग्नेट को कंसीडर कर लो, तो ये बचपन से आप जानते हो कि जब भी आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के आसपास रखोगे तो व्हाट विल हैपन, आइदर द टू मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर और द टू मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन कि सिमिलर पोल्स हैं या ऑपोजिट पोल्स हैं। तो जाहिर ऑब्वियस सी बात है कि सर जब रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा तो वन मैग्नेट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आपने एक पे एक्शन किया है तो बदले में रिएक्शन भी लगेगा। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है, दो मैग्नेट के बीच का फोर्स, या इसको और ज्यादा प्रेसाइजली बोला जाए तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का फोर्स। ध्यान से सुनो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, that force will be directly proportional to m1 and m2, and that force will be inversely proportional to the square of distance between the two poles। m1 और m2 क्या चीज है यहाँ पर सर? m1 and m2 are the pole strength of the two magnets। pole strength, दो मैग्नेट के बीच के pole strength की वैल्यू है, ठीक है। तो F is proportional to m1 and m2, F is inversely proportional to r square। तो F यहां से आप लिख सकते हो F is equal to mu naught upon 4 pi, which will be proportionality constant in this case। m1 is pole strength of one magnet, m2 is the pole strength of another one, divided by r square। this will be the force between the two magnets, where आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 होती है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात हो गई इस पर बेस्ड। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बातें हैं, इस पर कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। ये सिर्फ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके आगे की एक चीज और मैं साथ साथ बता ही देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का क्या मतलब होगा?
तो अभी मैंने आपसे बोला था कि इन मैग्नेटोस्टैटिक्स द यूनिट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब है कि जो सिंपलेस्ट क्वांटिटी मैग्नेटोस्टैटिक्स में एग्जिस्ट करती है, that is not the magnetic pole but it is magnetic dipole. That means magnetic dipole exist करता है as a unit of magnetostatics. तो magnetic dipole का मतलब ये हो गया कि every magnet is itself a magnetic dipole. हर magnet अपने आप में एक magnetic dipole है, जिसके dipole moment, that is हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा था कि any one of the charge multiplied by the separation between the two charges, वैसे यहाँ पर क्या होगा, any one of the pole strength multiplied by the separation between the two pole strength. तो magnetic dipole moment is written as any one of the pole strength multiplied by 2l. This is the magnetic dipole moment. और याद रखिएगा, this magnetic dipole moment is a vector quantity. Like electric dipole moment, magnetic dipole moment is also a vector quantity and its direction would be from south pole to north pole. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी। ठीक है सर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं? जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आप याद करिए कि आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या चीज है, अब इस बात को समझते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले एक बार फिर से हम याद कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब था, व्हाट वाज मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता क्या है ये समझ ले। तो जैसे आपने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बोला था कि सर किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट मींस आइदर इट विल अट्रैक्ट द अनदर चार्ज और इट विल रिपेल द अनदर चार्ज। वो रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा, उस रीजन का नाम क्या था, तो दैट रीजन वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सिमिलर वे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेट पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, तो उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, यहाँ पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन वही है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which it interacts with another magnet is known as magnetic field. वैसे भी आपको पता है कि सर आपके लेवल पे जो भी फील्ड है उसका एक ही डेफिनेशन है कि किसी भी बॉडी के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे बॉडी पे अपना इफेक्ट एग्जर्ट कर सकती है, उसी को हम सिंपली क्या कहते हैं, उसी को हम फील्ड कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है सर, यही फील्ड का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब फर्दर आगे बात करें अगर, तो देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक अजम्पशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जरा सा मैं याद दिलाऊं, तो मैंने आपसे कहा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मतलब है सिंपली सर किसी भी के भी अराउंड वो स्पेस जिसमें वो दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें वो दूसरे चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, उसको आपने क्या बोला था, तो उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। ये तो डेफिनेशन थी, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो आपने बोला था उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम मेजर करने के लिए व्हाट विल डू, विल टेक अ सोर्स चार्ज। अगर आपको याद आए तो, याद आ रहा है, यस सर। हम एक सोर्स चार्ज लेंगे और उस सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर आपको याद आए तो। और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाके रखने पर वी विल ऑब्जर्व कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी रिटन एज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एट व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पर आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस पर फोर्स Yes, sir. मेजर कर लीजिए और उन फोर्स डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। यही हमने पढ़ा था। बट एक प्रॉब्लम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने में इस तरह से यह है बेटा कि हमें मालूम है कि देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट अ सिंगल मैग्नेट व्हिच कैन एग्जिस्ट यूनिपोलर। मतलब यू कैन नॉट हैव अ सिंगल मैग्नेटिक पोल, मतलब यू कैन नॉट हैव सिंगल नॉर्थ पोल और यू कैन नॉट हैव सिंगल साउथ पोल। तो आप अगर इसमें ये कहते हैं कि हमें जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम
एक नॉर्थ पोल लाके रख देंगे, तो नॉर्थ पोल सिंपली लाके नहीं रखा जा सकता, बिकॉज सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें आपको ये बात इमेजिन करनी पड़ेगी कि अगर हम इमेजिन कर लें कि वहां पर अगर सिर्फ एक सिंगल नॉर्थ पोल होता, मतलब इस बात को ऐसे समझो कि भाई आपने बोला कि एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक सिंगल नॉर्थ पोल होता जिसको हम यहाँ पे लाके रखते, तो उस नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द अदर मैग्नेट, वो फोर्स जो इस सिंगल नॉर्थ पोल पे लगता, वो फोर्स डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉर्थ पोल वुड हैव बीन इक्वल टू, यही फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ वुड हैव बीन इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। पता नहीं सर क्या क्या बक रहे हो, तुम ही समझ रहे हो आज तो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट पे हम इमेजिन कर ले नॉर्थ पोल, तो वो उस नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, that force divided by the strength of that north pole will be simply considered as what? So simply considered as magnetic field strength. Did you understand? Please respond. Yes, sir. सर बट जो नॉर्थ पोल रखा है वहां पे उस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तो फोर्स लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे। तो एक हम किसी अट्रैक्टिव और भी एक एक, रिपल्सिव। वेरी गुड, तो हम किसी, या तो हम नेट फोर्स निकाल लें, है ना, नेट फोर्स तो हम निकाल ही सकते हैं सिंगल नॉर्थ पोल पे। वन विल बी ऑब्वियसली यस सर। अट्रैक्टिव एंड अनदर वन विल बी रिपल्सिव। तो आप एक अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करिए, रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करिए, उसके बाद नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा ना, बिकॉज बोथ द फोर्सेस विल बी इन द यस सर। अपोजिट सर ये डायरेक्शन। वैसी कंडीशन हो गई ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। हाँ, अभी तो वो भी आएगा वैसे तो ये वैसी ही कंडीशन है। अभी तो वो वाला डेरिवेशन भी हमने करना है, तो वैसा ही कुछ होगा, बिकॉज यहाँ पर हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल पोल तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा आपको दोनों का फोर्स निकाल के तब नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता था, तो इसलिए हमें सिंगल चार्ज होता तो हमें फिर कोई इश्यू नहीं होता है, हम सिंगल चार्ज का ही फोर्स कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर हमें दोनों फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा टेट। ठीक है बेटा। जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि सर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड is the force experienced by unit north pole placed at a point divided force experienced by unit north pole, that is the force, magnetic force divided by the pole strength of the north pole. magnetic force आपने क्या लिखा है? तो magnetic force आपने लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, m1 m2 लिखा था आपने। ठीक है, तो इसको मैं एक कुछ भी नाम दे देता हूँ, m1 m2, इसको मैं m2 कह लेता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय m2, तो दिस m2 एंड दिस m2 विल कैंसिल आउट और ये r स्क्वायर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये आप इस तरह से सोच सकते हैं। नहीं, किसी पर्टिकुलर पोल स्ट्रेंथ को अगर आपको निकालना है, किसी पर्टिकुलर पोल की मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप ये कर सकते हैं। लिख लिया? यस सर। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है। क्यों है, कैसे है, इस बात को समझो। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि सर अगर आपने कोई मैग्नेट लिया, इफ यू टेक अ मैग्नेट, दिस मैग्नेट इज हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो आपने शायद क्लास 10th में ये एक्टिविटी करी होगी, अगर आपको याद हो तो। क्लास 10th में एक एक्टिविटी कराते थे कि मैग्नेट के अलग अलग पोजिशन पर, मैग्नेट के अलग अलग पोजिशन पर क्या करते हैं, आप मैग्नेटिक निडल रखते हैं। आप मैग्नेटिक निडल रखिए अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पे आप मैग्नेटिक निडल रखेंगे। मैग्नेटिक निडल जो मैग्नेटिक कंपास में यूज नहीं होता, कभी सुना हो शायद आपने, मैग्नेटिक यस सर। कंपास में मैग्नेटिक निडल यूज होता है। तो वही मैग्नेटिक निडल अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक निडल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू विच इट विल डिफ्लेक्ट ऑफ कोर्स। तो ये डिफ्लेक्ट होगा, और अलग अलग पॉइंट पे रखो तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए इस तरह से। ठीक है, हर पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक निडल रखा और हर पॉइंट पे आपने उसका डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, और उन सारे डिफ्लेक्शन का अगर आप लोकस ले लो, इफ यू, मतलब लोकस का मतलब शायद समझते होगे, अगर आप इन सारे डिफ्लेक्शन को आप मिला दो, ठीक है, आप इसको कंबाइन कर दो, ठीक है, ऐसे लोकस ले लो इसका, तो आपको एक
लाइन बनती हुई ऑब्जर्व होगी, एंड दिस लाइन दैट इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द लोकस ऑफ ऑल दीज डिफ्लेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, यही जो लाइन फॉर्म होगी सर, इसी लाइन का नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसी लाइन का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, जैसे आप कहते थे ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इसको अब हम दो तरीके से इस पे बात कर सकते हैं, मैं बताऊंगा वन बाय वन दोनों डेफिनेशन। कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम कहते थे ना बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर हम कोई एक चार्ज ले लें और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, और एक्सक्यूज मी, अगर वो चार्ज फ्री है टू मूव, अगर वो चार्ज मूव कर सकता है फ्रीली, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो जिस पाथ के अलोंग इट विल मूव और इट विल टेंड टू मूव, दैट पाथ इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद आ रहा है भाई? अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में Yes, किसी sir. चार्ज को प्लेस कर दें तो वो चार्ज क्या करेगा? वो चार्ज या तो मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो फ्री है और इफ इट कैन मूव, तो द पाथ अलोंग विच इट विल मूव विल बी सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? तो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरह से बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी हम सिमिलर डेफिनेशन दे सकते हैं कि द पाथ अलोंग विच अ unit north pole will move or will tend to move if it is free to do so will be simply called as मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आई बात? तो प्लीज पहले डेफिनेशंस लिखें, डेफिनेशन लिखे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उसके बाद फर्दर बात करता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में लिखे, इट इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the path along which a unit north pole will move or tend to move, unit north pole will move or tends to move in magnetic field, move or tends to move in magnetic field if it is free to do so, move or tends to move in magnetic field if it is free to do so, move or tends to move in magnetic field if it is free to do so। ठीक है सर? Done, लिख sir. लिया बच्चों? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं हम। तो अब देखिए वन बाय वन प्रॉपर्टीज, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया गया था वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर आल्सो क्लोज्ड कर्व्स, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद करो, वो भी क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व था विदाउट एनी ब्रेक। तो वैसे ही आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड Yes, लाइंस है sir. दे आर आल्सो क्लोज कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक इन इट। तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, दे आर क्लोज कर्व्स। क्लियर? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, magnetic field lines are closed curves without any break, magnetic field lines are closed curves without any break। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक और प्रॉपर्टी ये थी कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आपको याद आ रहा हो तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो वो क्या बताता था बेटा? किसी भी पॉइंट पे इफ यू टेक द तो वो टेंजेंट टू द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बता देता था ना। तो वैसे ही मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ले लें, टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, वो क्या Yes, बता sir. देता है? फोर्स की डायरेक्शन बता देता है एट दैट पॉइंट। ठीक, तो लिख लीजिए, द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट on the magnetic field line, the tangent drawn to any point on the magnetic field line gives the direction of force at that point, gives the direction of force at that point। Done, sir. हो गया? अब देखो, आप फिर थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट अगेन, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप याद करिए कि आपसे बोला गया था कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट।
कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक Yes, पॉइंट पे sir. इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट? कैन यू टेल मी व्हाई? सर क्योंकि फिर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी अगर वेरी हम गुड। दो तो इसी टैंजेंट्स तरह बनाए। से यहाँ पर भी वही रीजन है, बिकॉज आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कहीं पर भी अगर इफ आई ड्रॉ द टैंजेंट, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर हम किसी भी दो फील्ड लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे वी विल बी हैविंग टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। तो वही रीजन है बेटा, यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। लिख लिया? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यस सर, डन। अब एक और चीज याद करो, मैंने आपसे ये भी बोला था कि क्लोजर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होगी हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, ठीक है? यस मतलब अगर सर। मैं आपसे कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर क्लोजनेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है, और यहाँ पर क्लोजनेस सॉरी यहाँ पर क्लोजनेस कम है, मतलब दीज फील्ड लाइंस आर मोर क्लोज, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में भी है बेटा कि मोर क्लोजर इज द फील्ड लाइंस, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लोजर इज द फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्लोजर इज द फील्ड लाइंस, closer is the field lines, stronger will be the field at that point. Closer is the field lines, stronger will be the field at that point. जितनी फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये यस सारी सर। प्रॉपर्टीज जो अभी तक हमने डिस्कस किए, दीज ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब डिसिमिलर प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। सॉरी, मैं कुछ उल्टा बोल गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हुआ। ये ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे जाए और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाए। जिस चीज को हमने ये बोला था कि इट कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप नहीं बना सकता। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये क्लोज लूप बनाए, मतलब ऊपर से नीचे तक यू हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बट मैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा, या इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप्स कैसे फॉर्म करते हैं, तो देखो मैग्नेट के बाहर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे तो इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, it is directed from north to south, और inside the magnet it is directed from south to north। समझ रहे हो? यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैग्नेट के अंदर अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस आ रही है ना? मैग्नेट के बाहर इट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेट के अंदर ही इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई भाई साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बना रही हैं, और बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, एक बात याद रखिएगा, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। भाई आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कि इट वाज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज इट डजंट फॉर्म क्लोज लूप्स। यहाँ पर जो फील्ड आप पढ़ रहे हैं वो आपकी कैसी फील्ड है? दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाई इज दिस नॉन कंजर्वेटिव? बिकॉज इट फॉर्म्स क्लोज लूप्स। क्लियर हो गई बात? तो लिख लीजिए, लिखिए जो लिखा रहा हूं, आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, magnetic field lines, outside the magnet, magnetic field lines are directed from north to south. Outside the magnet, magnetic field lines are directed from north to south, whereas inside the magnet, whereas inside the magnet,
whereas inside the magnet its direction is from south to north. Whereas inside the magnet its direction is from south to north. Whereas inside the magnet its direction is from south to north. Whereas inside the magnet its direction is from south to north. ठीक है, that is, इसके आगे लिखिएगा, that is magnetic field lines form closed loops. That is magnetic field lines forms closed loops. That is magnetic field lines forms closed loops. ठीक है, that is magnetic field lines forms closed loop. लिख लिया? Magnetic field lines forms closed loops. Since, आगे लिखिए, since it forms closed loops, 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 it is a non-conservative field. Since it forms closed loops, it is a non-conservative field. लिख लिया बच्चे? ये कैसा फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड है, बट इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. Done, sir. Very good. So these were the properties of magnetic field lines. ये magnetic field lines की ये सारी properties हमने जो भी डिस्कस करना था हमने करा है. अब फर्दर हम आगे बातों पे चलते हैं कि अब क्या है सर. अब वी हैव टू ड्राइव सम रिजल्ट्स, और ये जो रिजल्ट हम ड्राइव करने वाले हैं ये बिल्कुल वैसे ही ड्राइव होंगे जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में किया था. तो क्या रिजल्ट है सर, क्या ड्राइव करना है? तो लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल. Magnetic field at axial point of magnetic dipole. Magnetic field at axial point of magnetic dipole. Magnetic field at axial point of magnetic dipole. अब देखो, हमेशा याद रखना बेटा कि ये डाइपोल है आपका, इसके एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए. वैसे ही जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपने यही काम किया था. ये आप मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है, ये मान लीजिए आपका साउथ पोल है, एंड लेट अस से कि द सेपरेशन बिटवीन दीस टू पोल्स इज 2l. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक लेंथ को वी आर कंसीडरिंग इट एज 2l. हम मैग्नेटिक लेंथ को 2l मान रहे हैं, और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है आपका. इसके सेंटर से उस पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब अलोंग द एक्सिस, मतलब ऐसी लाइन विच ज्वाइंस नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल, इसके सेंटर से हम ये डिस्टेंस आई एम टेकिंग इट एज r. तो अनडाउटेडली अगर इसके सेंटर से ये डिस्टेंस लिया तो ये भी l होगा और ये भी l होगा. दूसरी बात है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो दैट विल ऑब्वियसली बी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दूसरी बात सर, यहां से अगर ये डिस्टेंस मेजर करें तो दिस विल बी r माइनस ऑफ a, और साउथ पोल से इफ आई मेजर दिस डिस्टेंस दिस विल बी r प्लस ऑफ a. ठीक है, यहां तक याद आ रहा है? अगर याद आए तो मजा आए. सॉरी, r प्लस ऑफ l और r माइनस ऑफ l, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स याद रह रहा है. चलो, r माइनस ऑफ l एंड दिस इज r प्लस ऑफ l. अब इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड due to the dipole, undoubtedly there will be two field. One will be because of the north pole and the another one will be because of the south pole. तो दो फील्ड है सर यहाँ पर, अनडाउटेडली दो फील्ड है. एक नॉर्थ पोल के कारण है और दूसरा साउथ पोल के कारण है. तो इन दोनों फील्ड को हमें इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है, और इन दोनों फील्ड को अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल. अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था कि वन बाय वन we'll try to find out the field due to the individual poles and then we'll take their vector sum. तो वैसे यहाँ पर भी कर लेते हैं. तो नॉर्थ पोल की अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखे
तो हम लिखेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड बिकॉज इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल्स वुड बी सेम, दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही होगी ना सर, तो पोल स्ट्रेंथ तो 100% सेम है। m डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से यहाँ की दूरी कितनी है, r माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाय r प्लस l का होल स्क्वायर, यही तो आप लिखेंगे। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में सोचो तो मैं ये कह सकता हूं कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ पोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर मैं एम कैप लगा सकता हूँ। एम कैप आप ये कह सकते हो कि एम कैप इज द यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इट इज द यूनिट वेक्टर, राइट। इसी तरह से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ एम कैप बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसलिए इसके साथ हम माइनस साइन लगा सकते हैं, राइट। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो अब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को अगर लिखें तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m को भी बाहर निकाल लो तो इन ब्रैकेट विल गेट 1 अपॉन r माइनस ऑफ l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर, ठीक है। और ये m कैप को भी बाहर रख देते हैं। m कैप इज नथिंग बट जस्ट द यूनिट वेक्टर, है ना, ये सिर्फ यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट्स एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट m दैट इज द पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसका आपको याद होगा, मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखूंगा अगर आप लोगों को याद हो तो, इसको r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, एंड दिस विल बी m कैप अगर आपको याद हो तो। और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं r प्लस ऑफ l का होल स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ rl माइनस ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ r। सर आपने क्या किया, आपने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में आपको ये माइनस साइन जो ये बाहर है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर करिए तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2rl, बट उसके बाहर एक माइनस साइन भी है, तो ड्यू टू दिस माइनस साइन हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा सर, तो ये इस माइनस साइन के कारण क्या लिख सकते हैं, तो इस माइनस साइन के कारण जब आप ये आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ 2rl को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस टर्म विल बिकम पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑलरेडी इन दिस केस। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर आर स्क्वायर, ओहो, तो यहाँ पर आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, एल स्क्वायर विल कैंसिल आउट, एंड यू कैन राइट दिस टर्म एज म्यू नॉट m, ये 4rl होगा, 4rl को we can write it as 2r into 2l divided by r square minus of l square the whole square to m cap. M cap represents that के net magnetic field will be in the direction of the magnetic dipole moment, right? ठीक है, आगे बढ़े इसको अगर, तो बेटा हम m into 2l ये दोनों फैक्टर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो दिस बिकम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये फॉर्मूला। तो इफ इट बिकम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मैं इसको लिख सकता हूँ twice of mu naught into m into r, where r is the magnet, that distance जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है, 4 pi r square minus of l square the whole square m cap। ठीक है, ये आपका m cap, this will be the net magnetic field। यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये आएगी, this will be the value of net magnetic field at this point। समझ में आई बात, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। डन सर। वेरी गुड। और आमना अगर इसमें हम दूसरी चीज देखें तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि इफ r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ l, अगर मैं r को l से बहुत बहुत बड़ा मान लूं, r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ l, तो आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो 2 म्यू नॉट m r डिवाइडेड बाय इन द डिनोमिनेटर विल गेट 4 pi r to the power 4। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 2 म्यू नॉट m r, r ऊपर वाला नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4 pi r cube। This formula is only applicable when r is greater than that of l। r greater than l होगा तब आप इसको अप्लाई कर लीजिए, वरना तो फिर अगर r greater than that of l नहीं है तो फिर तो आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना।
डन सर। वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सियल पॉइंट, तो नेक्स्ट क्या आएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो लेट अस इक्वेटोरियल, यस सर। इक्वेटोरियल पॉइंट, तो लिख लीजिए नेक्स्ट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड द सेपरेशन बिटवीन दीस टू पोल्स इज अगेन 2L। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ दिस मैग्नेट। इक्वेटर का मैंने मतलब बताया था कि परपेंडिकुलर है और साथ साथ इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये इक्वेटर पे ये पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तो यहाँ पर अगेन विल बी हैविंग टू मैग्नेटिक फील्ड्स। नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लें और साउथ पोल को आप एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट कर लें। और साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज बी साउथ एंड दिस इज बी नॉर्थ। और मान लो कि ये वाला एंगल इफ आई एम टेकिंग इट एज थीटा, तो दिस एंगल आल्सो हैज टू बी थीटा बिकॉज ये r है। तो ये वाली डिस्टेंस विल बी r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर। ठीक है, l स्क्वायर है ना। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा सर। एक बात तो ऑब्वियस है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखें विच इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एट दिस पॉइंट, तो अनडाउटेडली क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी सेम है एंड बाय द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम हम सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई अगर पोल स्ट्रेंथ भी सेम है और डायग्राम भी सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू द साउथ पोल दैट विल आल्सो बी सेम एंड दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 4 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे आप। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा? r स्क्वायर प्लस ऑफ l स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिजोल्व करूं, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं बिकॉज लास्ट इसके पहले वाला जो केस था उसमें बिकॉज वी हैड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सिंपली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हमें मालूम है कि वेक्टर के केस में अगर इफ यू हैव टू वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम सिंपली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपके दो वेक्टर हैं दे आर नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर एट डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो हम फॉर्मूला लगा के ऐड कर लें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, या फिर हम इसको रिजोल्व कर लें और उसके बाद ऐड करें। तो यू हैव टू ऑप्शंस, लेकिन बेहतर कौन सा होता है? तो द बेस्ट ऑप्शन इज टू फर्स्ट रिजोल्व एंड देन सॉल्व। ठीक है, तो हम चलो पहले रिजोल्व करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा बी एन कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा बी एस कॉस थीटा, और इन दोनों के साइन कंपोनेंट इधर आ जाएंगे बी एन टाइम्स ऑफ साइन थीटा, दिस विल बी बी एस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। इधर अगर आप इसका कंपोनेंट ले लें, ठीक है, तो बी एस साइन थीटा हो जाएगा। अनडाउटेडली ये cos थीटा और sin थीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द पोल्स आर सेम। और दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात ये है कि सर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंसेज है वो भी सेम है, थीटा भी सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो दीज आर टू फील्ड्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, हेंस दे विल कैंसिल आउट। ठीक है सर, तो बचागा क्या? तो बचा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन which is obviously which is opposite to the direction of the dipole moment, right? और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही तो दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए। यस सर। तो देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पर लिखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, थीटा भी सेम है, तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एम इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर cos थीटा माइनस ऑफ एम का, because the direction of both the fields are opposite to each other, because ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर। आई होप समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट एम। थीटा हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया था विच वाज नॉट गिवन टू अस, तो इसलिए हम cos थीटा को फर्दर कैसे लिखेंगे? तो cos थीटा विल बी रिटन एज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और किसी भी एक ट्रायंगल को देख लो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको,
इसमें बेस की वैल्यू क्या होगी, तो अनडाउटेडली दिस बेस विल बी इक्वल टू एल, बिकॉज सेंटर से आपने ये पॉइंट लिया है, तो एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एम कैप। यहाँ पर आप ये कह सकते हो एम इंटू 2 इंटू एल, अगर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो दिस विल बिकम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बी नेट की वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखेगा तो क्या होगी सर, दिस विल बी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 माइनस ऑफ एम कैप। इसका मतलब एक्सियल पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एट द एक्सियल पॉइंट। और इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसमें इफ r is greater than that of L and neglecting the vector sign और neglecting the direction, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू m डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 4 पाई r क्यूब, ठीक है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी ये वही सेम कहानी आ रही है सर, कि जैसे वहां पर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ r एक्सियल पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड थी दैट वाज ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट, वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सियल पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी ट्वाइस है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। Yes, sir. डन। Yes, sir. Done. ओके, तो जस्ट लीव इट टिल हियर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस नेक्स्ट डे। Okay, sir. ठीक Thank you. ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये